हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 5 टू 7 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, सेक्शन 5 हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट में बस उसको एक बार देख ले रहे हैं कि ये जो एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंटरस्टेट सक्सेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्टन प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली बोला गया है कि अगर कोई शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जो यहाँ लिखा हुआ है उस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा, ना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, बेसिकली अगर एक हिंदू है, अगर वो किसी बुद्धिस्ट से शादी करता है, सिख से शादी करता है, जैन से शादी करता है, तो उस पे हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। बट फॉर एग्जाम्पल एक हिंदू और एक मुस्लिम शादी करते हैं, तो अब ये एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की शादी हो गई, राइट? क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी, तो उस केस में उनके सक्सेशन से रिलेटेड जब भी इश्यूज उठेंगे तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर नहीं आएंगे, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर आएंगे। ठीक है, बाकी दो पॉइंट्स में भी यही बताया गया है कि अगर कोई कोवेनेंट या एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट और किसी रूलर इंडियन स्टेट के बीच में, जैसे नहीं आप देखते हो आज भी कुछ कुछ रूलर स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां रूल है कि सिंगल एयर डिसेंडेंट होगा या ऐसा कुछ भी उनके बीच में एग्रीमेंट है, तो उनकी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से चीजें होंगी, ना कि वहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। एंड सिमिलरली दूसरे स्टेट्स के केस में भी होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 6। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजरली आपके अमेंडमेंट को भी कवर करेगा 2005 के। तो सेक्शन 6 बात करता है डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। कोपार्सनरी क्या होता है, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कोपार्सनर होता है, हम सब पहले प्रॉपर सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी लिंक्ड ऑन द आई बटन, आप वहां जाके उसे जरूर देखना, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे कि जब भी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, उसके पहले चीजें अलग थी और उसके बाद चीजें बहुत अलग हो गई। 2005 के पहले क्या था कि एक डॉटर को पार्टनर नहीं होती थी, पर अब चेंज ये होगा कि अगर एक आदमी है और उसके एक बेटा और बेटी दोनों हैं, ठीक है, तो ये बेटा है और ये बेटी, तो बेटी भी को पार्टनर होगी। मेन बहुत बड़ा सबसे बड़ा चेंज यही था। तो ऑन दी फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट 2005, जॉइंट हिंदू फैमिली जो मिताक्षर लॉ से गवर्न की जाती है, बेटी भी को पार्टनर होगी, बाय बर्थ होगी। ठीक है, एंड सेम इन द सेम मैनर एज अ सन। जो भी बाय बर्थ एक बेटे के राइट्स थे, एक लड़के के राइट्स थे फैमिली में एज अ को पार्टनर, सेम बेटी के भी होंगे, उसके सेम राइट्स होंगे एज अ सन, एंड सेम लाइबिलिटीज, जो जिम्मेदारियां उस लड़के की थी एज अ को पार्टनर वो उस लड़की की भी होंगी। और कहीं पे भी अगर हमने कहीं भी लॉ में पढ़ा या कहीं पे भी किसी रेफरेंस में पढ़ा हिंदू मिताक्षर को पार्टनर, तो यानी वो उस बेटी को भी रेफर कर रहे हैं, सिर्फ बेटे को नहीं। ठीक है, हालांकि ये बोला गया कि कोई भी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर टेस्टामेंट्री किया गया है 20 दिसंबर 2004, अमेंडमेंट 2005 में आया था, उससे पहले किया गया है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा कि अब आप पुराने केसेस खुलवाने लग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि जो भी फीमेल हिंदू है, एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड बिकॉज ऑफ दिस, कोई प्रॉपर्टी जो एक को पार्टनर बनने की वजह से एक फीमेल हिंदू को मिल रही है वो उसके पास ही रहेगी, और वो आगे शी इज अलाउड टू डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉपर्टी पे वो डिसीजन नहीं ले सकती, वो टेस्टामेंट्री यानी वसीयत के थ्रू उसको आगे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई हिंदू की डेथ होती है आफ्टर 2005 अमेंडमेंट, तो जो भी उसके जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी उसका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, वो सर्वाइवरशिप के थ्रू खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि वो प्रॉपर आगे पास ऑन होगा थ्रू टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट सक्सेशन, ऐसे जैसे कि पार्टीशन हुआ हो उस इंसान के जीते जी। तो पहले सर्वाइवरशिप का लॉ चलता था, अब प्रॉपर वो आगे पास ऑन की जाएगी। डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज अ सन, बेटी और बेटे को बराबर हिस्से मिलेंगे। और अगर मान लो बेटा मर जाता है या बेटी मर जाती है उस इंसान की, तो उस केस में जो भी उनको हिस्सा मिलता जिंदा रहने पे, पार्टीशन होता अगर, यानी एक एक एकड़ जो अभी हमने बात की, सेम उनके आगे सर्वाइविंग बच्चों को दे दिया जाएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये एक आदमी है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, ठीक है, इसका एक बेटा है और एक बेटी है, तो अगर ये दोनों जिंदा हैं तो दोनों को कितना कितना मिलना चाहिए, 1 and 1, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। लेट्स अज्यूम कि बेटी मर गई उसकी, तो उस केस में इसके आगे लेट्स से एक बच्चा है और इसका भी आगे एक ही बच्चा है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे 2 एकड़ इसको चले गए क्योंकि बेटी मर गई, पहली बात तो ये नहीं होगा। उनके आगे सर्वाइविंग बच्चों को पास ऑन होगा, कितना शेयर, उतना जितना उस पेरेंट को मिलता अगर वो जिंदा होते, यानी अगर ये बेटी जिंदा होती तो इसे 1 एकड़ मिलता, ये पूरा का पूरा इसके बच्चे को पास ऑन हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने 1.5 इनको दे दिया और इसको आधा दे के भगा दिया, नहीं, वो आपकी अपनी घर में सेटलमेंट हो जाए अलग बात है, बट लीगली
इसका 1 एकड़ बनता है जो इसके बच्चे को आगे जाएगा, और इसका भी 1 एकड़ बनता है जो इसके बच्चे को आगे जाएगा। इसकी भी सेम केस लड़के में भी, अगर इसकी डेथ हो जाती तो ऐसा नहीं आप सारा इसको दे दो या इनको ज्यादा दे दो, इस बच्चे का उतना ही हक बनेगा जितना उसके माता या पिता, जो भी केस था, उनका बन रहा था। ठीक है, अगर वो जीवित होते और पार्टीशन होता तो। ओके, तो सेम ये भी है, मान लो कि अगर इसकी भी डेथ हो जाती, ठीक है, तो इसके आगे बच्चे हैं ऐसा समझो, है ना। तो अगर प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन या डॉटर, उसके केस में जो भी इनका हिस्सा बन रहा है, इसका हिस्सा यहाँ कितना बन रहा था, 1 एकड़। लेट्स रिविजिट, माँ का कितना हिस्सा बन रहा था, 1 एकड़, यहाँ पे शी डाइड, तो उनके सर्वाइविंग बच्चे ही है तो इसको पूरा 1 मिलना चाहिए। बट अगर बाई चांस इसकी भी डेथ हो गई और उसका बच्चा जिंदा है तो इसको भी पूरा 1 रिसीव होगा। बेसिकली जो यहाँ लीगली हिस्सा मिलना चाहिए था वही आगे पास ऑन होगा, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो वो आगे पास ऑन होगा बच्चों को, यही बात है यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है इस सेक्शन में, इन्होंने क्लियरली बताया है कि इस सब सेक्शन के लिए जहां पे भी हिंदू मिताक्षर को उपासना के इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो उसको ऐसे अलॉट होगा जैसे पार्टीशन हुआ हो उसके जिंदा रहते हुए। मतलब सवाल ये है कि को पार्टनर तो नॉर्मली आपका तो हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जॉइंट फैमिली है, राइट, तो आप अलग से तो निकाल नहीं पाते हो हिसाब। तो कोई पूछे कि भाई इसका हिस्सा बना कितना, मान लो 2 बच्चे थे, एक बच्चा मर गया अभी भी, लेकिन जॉइंट फैमिली चल रही है, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी का कितना हिस्सा बनता है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अगर वो इंसान जीवित रहता तो उसका जो भी हिस्सा बनता पार्टीशन होते हुए, वो उसका लीगल राइट है। ठीक है, उसको उसका राइट शेयर, उसका इंटरेस्ट वही मानेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द 2005 अमेंडमेंट, नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेट। इस अमेंडमेंट के आने के बाद कोई भी कोर्ट ये राइट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि आप पोते, बेटे, पोते, परपोते के खिलाफ रिकवरी करो, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि पायस ऑब्लिगेशन है जो उसके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने कभी डेट ली थी। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये बोला है कि अगर ये डेट इस एक्ट के आने के पहले हुई थी तो फिर क्रेडिटर के राइट्स होते हैं उन कुछ कंडीशंस में, एंड कोई भी एलिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी डेट ऐसा कुछ हुआ था तो एक्ट के आने के पहले, तो उस केस में भी राइट बनते हैं। ठीक है, आगे ये भी बोलिए कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन जो 20 दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन अगर हो चुका है, उस पे ये सेक्शन से कुछ भी अप्लाई नहीं होगा कि आप पुराने किस्से खुलवा दो। और इस सेक्शन के लिए ये भी बोला है, पार्टीशन का मतलब क्या है, एनी पार्टीशन मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ पार्टीशन ड्यूली रजिस्टर्ड। शॉर्ट में देखते हैं क्या है, को पार्टनर है, हम पहले पढ़ चुके हैं, वो लोग जॉइंट हिंदू फैमिली में जो इनहेरिट करते हैं या उनका कॉमन लीगल राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर एंड दे एक्वायर राइट बाय बर्थ। ठीक है, अमेंडमेंट के पहले क्या था, अगर कोई इंसान इंटेस्टेट मर जाता था, इंटेस्टेट मतलब बिना किसी वसीयत के, तो सर्वाइवरशिप का रूल लगता था, सक्सेशन का नहीं लगता था। फीमेल एयर्स जो होती थी, क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आई बटन पे लिंक है, जरूर देखना, उसके बिना आगे नॉर्मली भी आपको बहुत कंफ्यूजन होगा किसका कितना क्या राइट बनता है या किसका पहले हक बनता है। ठीक है, तो फीमेल एयर्स जो थी उनको जो बची भी होती थी पर रूल ऑफ सक्सेशन उन पे लगता था बाद में। बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था, अगर कोई इंसान इंटेस्टेट मर गया यानी बिना कोई वसीयत छोड़े तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लगता था, सक्सेशन नहीं। और रूल ऑफ सर्वाइवरशिप में फीमेल एयर्स नहीं होते थे। ठीक है, तो उनको इनहेरिट करने को नहीं मिलता था प्रॉपर्टी अगर कोई भी मेल एयर प्रेजेंट है। ठीक है, बट अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, सेक्शन 6 में आया कि सर्वाइवरशिप का रूल नहीं लगेगा, नोशनल पार्टीशन होगा। तो बेसिकली 2005 के बाद डॉटर भी जो भी को पार्टनर ऑलरेडी है, हेड है, उसकी जो डॉटर है वो भी को पार्टनर बन जाएगी बाय बर्थ, जैसे उसका बेटा बनता है। उसके सेम राइट्स होंगे बेटे के जैसे एंड सेम लाइबिलिटीज भी होंगी बेटे के जैसे। हिंदू मिताक्षर को पार्टनर जहां भी लिखा जाएगा वो उसका मतलब बेटी की भी बात हो रही है। एंड ये कोई भी डिस्पोजिशन जो 20 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है उसको उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रॉपर्टी जो फीमेल हिंदू होल्ड करती है एज अ को पार्टनर इसके अंडर, ठीक है, शी इज केपेबल ऑफ डिस्पोजिंग इट ऑफ बाय हर टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, वो उसे टेस्टामेंट्री यानी वसीयत के थ्रू आगे डिस्पोज ऑफ कर सकती है। अगर अमेंडमेंट 2005 में आया उसके बाद किसी हिंदू की डेथ होती है, आदमी औरत फर्क नहीं पड़ता, तो वो टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो इंटरेस्ट है उसको पार्टनरी में वो डिवॉल्व किया जाएगा, ना कि सर्वाइवरशिप के थ्रू। और वो कैसे डिवाइड किया जाएगा, ऐसे जैसे कि पार्टीशन हो रहा हो उसके जीते जी उसके जो बंटवारा होता, जो उसका हिस्सा बनता, इसी तरीके से पार्टीशन के तरीके से हिस्सा बनेगा उसका, और वो उसकी आगे की पीढ़ी को दे दिया जाएगा। बेटी को सेम शेयर मिलेगा बेटे के जितना,
और जो अगर आपकी बेटी मर गई है या बेटा मर गया है तो उनके जो आगे बच्चे रहे उनको वही हिस्सा मिलेगा जो उनके माँ बाप का हक था, ऐसा नहीं कि उन्हें कम दे दोगे। और अगर बेटा या बेटी मर गए हैं और उनके भी बच्चों की डेथ हो गई है तो उनकी आगे की जो पीढ़ी है उन्हें उनका शेयर अलॉट होगा। एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया कि हिंदू मिताक्षर को उपासना के इंटरेस्ट का यहाँ मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा उनका जो उन्हें अलॉट किया जाता अगर उनके सामने पार्टीशन हो, उनके मरने से पहले अगर पार्टीशन कर दिया जाए तो उनका जो भी हिस्सा बनता उसको उपासनरी में वो यहाँ पे उनका इंटरेस्ट माना जाएगा। ठीक है, इररेस्पेक्टिव कि वो एंटाइटल्ड थे क्लेम करने के लिए नहीं थे, डज नॉट मैटर। अगली बात कही गई कि ये जो 4 डिग्रीज ऑफ मेल्स थे, बेटा पोता परपोता, इनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेट कि फादर ने ग्रैंडफादर ने या ग्रेट ग्रैंडफादर ने डेट ली थी पायस ऑब्लिगेशन के नाम पे, उनसे रिकवरी की जाए। हालांकि ये कहा गया अगर वो डेट कॉन्ट्रैक्ट की गई थी अमेंडमेंट के पहले तो ये इफेक्ट नहीं होगा, और सन ग्रैंडसन या ग्रेट ग्रैंडसन अगर अडॉप्टेड या पैदा हुए थे बिफोर अमेंडमेंट तो उन पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्या बोला, अगर कोई पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो उन पे ये सब नहीं अप्लाई होगा। पार्टीशन का मतलब क्या है, डन बाय अ डेट ड्यूली रजिस्टर्ड और बाय अ डिग्री ऑफ कोर्ट। सेक्शन 7 बहुत रेलेवेंट नहीं है बट देख लेते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ अ तारवाड़, तवाजही, कुतुम्ब, करावू और इलियम। तो बेसिकली बहुत से अलग अलग जो आपके एथनिसिटीज होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनके अपने भी सक्सेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, कस्टम्स में होते हैं। तो बहुत बेसिक सी इसको मैं एक लाइन में कवर कर रही हूँ, डिटेल में यहाँ पे बेयर एक्ट अटैच्ड है, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा हिंदू है जिसपे इनमें से कोई भी लॉ अप्लाई हो रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नंबूद्री लॉ, तो अगर कोई ऐसा हिंदू है जिसपे नंबूद्री लॉ अप्लाई होता था क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं एग्जिस्ट करता था, ठीक है, उनके फैमिली में नंबूद्री लॉ या उनके सोसाइटी में उनके कम्युनिटी में फॉलो होता था इस एक्ट के आने के पहले। तो जिस दिन से ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया अब उन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट ही अप्लाई होगा। तो हिंदू ऑन होम स्टेटेड लॉज वुड हैव अप्लाइड इफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डिड नॉट एग्जिस्ट। और अब उस इंसान की डेथ होती है इस एक्ट के आने के बाद तो उस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा, ना कि ये वाला लॉ। ठीक है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में और लॉस की भी बात की गई है। तो आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 5। सेक्शन 6 हमने मेजरली डिस्कस किया क्योंकि वो अमेंडमेंट को भी कवर करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 7 जो कि कस्टमरी लॉस के बारे में बात करता है। आगे हम सेक्शन 8 से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डू कीप वॉचिंग। थैंक यू।